सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं साइंस का 9th क्लास का अगला चैप्टर जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। बट मैं चश्मा क्यों पहन के आया? ऐसे पहन के आया, बट आपको आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की मदद से इस चैप्टर को समझाने वाला हूं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है ना यार भैया, समझ ही नहीं आ पाता है कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं भैया, ये जो टिंडल इफेक्ट होता है ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ पाता, याद नहीं हो पाता। बट मैं गारंटी देता हूं आज के लेक्चर के बाद तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी डेफिनेशंस आप आज समझ के जाओगे, है ना। चाहे आज तक समझे हो नहीं समझे हो मुझे नहीं पता, बट आज समझ कर जाओगे, ये प्रशांत भैया की गारंटी है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं क्लास 9 साइंस के, प्लेलिस्ट पे जाकर आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने उनसे पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा कि हम किस लेवल तक कम समय के अंदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं और यहीं से ही तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स का पेपर आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो तुम भी बोलो जो कि तुम्हारे सीनियर्स बोलते हैं, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक मैं साथ हूं डरने वाली बात नहीं है। इतना पढ़ा दूंगा कि कम समय के अंदर अच्छी चीजें समझ आएंगी, डीपली समझ आएगा, पेपर में एक सवाल नहीं छूटेगा, इतना मैं पढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस काम तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसके नोट्स में टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो नोट्स आपको एक बार रीड करने पड़ेंगे, बस उतना करोगे काम बन जाएगा, नंबर एकदम फुल आ जाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरी चीज है कि यार इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं ना, बहुत सारे इसके टॉपिक्स होते हैं, जिसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मैटर जो है वो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। मैटर क्या होता था? हाँ बोल भाई, मैटर क्या होता था? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बात सही है भैया, याद है याददाश्त में एकदम, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैटर के बारे में पता है, आज उसी मैटर के बारे में हम जानेंगे कि मैटर यार प्योर है इंप्योर है, अगर प्योर है तो कैसा है, इंप्योर है तो कैसा है। उसके अलावा बहुत सारी नई चीजें भी पढ़ेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सारी चीजें जितना आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब हम पढ़ेंगे। तो एकदम फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो कि है कि भाई प्योर होता क्या है, प्योर शब्द का मतलब क्या है। जैसे कि आपके घर के अंदर आता है भाई दूध, है ना, तो मम्मी बोलती है कि यार घर में ना शुद्ध दूध आ रहा है ना, शुद्ध दूध आ रहा है। शुद्ध जो वर्ड है, प्योर जो वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है ना। आप ये पूछ सकते हो कि भैया अगर मिल्क प्योर है, इसका मतलब है कि मिल्क पूरी तरीके से प्योर है। हमारे घर में जो मिल्क आ रहा है क्या वो प्योर है? मैं बोलूंगा तुम्हारी मम्मी के अकॉर्डिंग तो वो प्योर है, बट साइंस के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है। साइंस की डेफिनेशन एकदम अलग है। साइंस बोलती है कि प्योर वो नहीं है जो कि तुम सोचते हो, ये अलग है। कैसे अलग है समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बट समझाने से पहले अपनी एनर्जी लेवल, अपना जोश लेवल एकदम हाई रखना, और जोश मीटर अपना कमेंट भी कर दो कि कितनी एनर्जी, 100 में से जोश मीटर कितना है, फटाफट से अभी कमेंट करके चैट में मुझे बता भी दो, क्योंकि एनर्जी बहुत जरूरी है बेटा। एनर्जी हाई रहेगी, लेक्चर में मजा आएगा। चलो देखो, एक टेबल मैं आपको दिखाता हूं और इसी टेबल को डिटेल में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। टेबल क्या है? अगर आप देखोगे तो मैटर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्योर, एक होता है प्योर और एक होता है क्या? इम्प्योर। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्योर के भी 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लो। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर 2 चीजों को मिक्स कर देंगे, है ना। ये 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो किससे शुरुआत करें, क्या बोलते हो? प्योर सब्सटेंस से शुरुआत करें, प्योर सब्सटेंस से शुरुआत करें। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, साइंस की डेफिनेशन में भैया प्योर क्या होता है यार? भैया ये बता दो। हमारा आपने बोल दिया दूध प्योर नहीं है यार, मम्मी को बुरा लग गया, तब क्या? मम्मी तो सोचती थी कि दूध एकदम शुद्ध है। नहीं नहीं बेटा, शुद्ध नहीं है। प्योर की डेफिनेशन देखो, प्योर है, प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम और 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जो कि एक टाइप की चीजों से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं प्योर। दूध के अंदर तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, कैल्शियम, विटामिन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो दूध है वो प्योर नहीं है। नहीं है भैया, स्कैम हो गया, स्कैम। प्योर क्या है? प्योर वो चीज है जो कि एक टाइप की चीज से बना है, जैसे कि पानी। पानी प्योर है, क्यों? क्योंकि भाई पानी तो एक जैसा है ना। पानी को कभी भी तुम केमिकली लिखोगे तो पानी को लिखोगे तो H2O ही ना, है ना। कभी तुम्हारे घर में पानी H2SO4 तो नहीं आता ना, केमिकली तो यही आता है ना, H2O। अगर H2SO4 तुम्हारे घर में पानी आ रहा है बेटा, गड़बड़ है, तुम्हें एसिड पिलाई जा रही है, याद रखें। तो देखो आपको पता है पानी तो पानी रहता है, मतलब वो एक प्योर सब्सटेंस है। अब भैया हम कैसे पहचानेंगे यार क्या प्योर है क्या इम्प्योर है? थोड़ा कुछ बता तो दो, कुछ डेफिनेशन तो दो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो दो, कैसे पहचाने? मैं तुम्हें बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि है CID। CID क्या है भैया? यार CID आता था, दया दरवाजा तोड़ दो, वही वाला CID ना ना ना, वो वाला नहीं। ये देखो, ये अलग CID है। आपको बस CID याद रखना है। C से है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज,
यानी जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज कंसिस्टेंट हैं, यानी सेम है। कंसिस्टेंट क्या होता है? लगातार। जैसे कि तुम तो कंसिस्टेंट पढ़ाई कर नहीं पाते हो, 2 मिनट पढ़ते हो मोबाइल फोन खोल लेते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। बट बेटा प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। कैसी प्रॉपर्टी? जैसे कि यार उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर सब कुछ सेम रहता है, बदलते नहीं है, बदलते नहीं है, ठीक है, ये एकदम सेम रहते हैं। आई से क्या है बेटा? आई से है इनसेपरेबिलिटी। ध्यान से देखना, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है? अलग अलग नहीं हो पाते फिजिकल मीडियम से। इमेजिन करो तुम्हारे पास पानी है, पानी क्या है? H2O। अब मैं तुम्हें बोलूं इस पानी का हाइड्रोजन मुझे अलग कर दे, ऑक्सीजन मुझे अलग कर दो, और वो भी किसी फिजिकल प्रोसेस से, मतलब केमिस्ट्री का यूज मत करो, केमिकल प्रोसेस का यूज मत करो, फिजिकल प्रोसेस से कर दो। तू पानी को खींच और बोल उसको कि यार हाइड्रोजन मेरे पास आ जा, ऑक्सीजन मेरे पास आ जा, आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। कैसी बात कर रहे हो? और भैया पॉसिबल ही नहीं है। वही तो बात है। मतलब याद रखना कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो इनसेपरेबल होते हैं बाय फिजिकल। क्या? बाय फिजिकल मीन। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, अगला है डी से क्या है? डेफिनेट कंपोजिशन, यानी उनका एक डेफिनेट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप H2O को देखो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइंड हैं। तो ये क्या है? ये कंपोजिशन है कि 2 हाइड्रोजन हमेशा 1 ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा होगा तो ऐसा ही। तो एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, तो याद रखेंगे CID। कोई भी पूछे चलते फिरते कि भाई बता दो यार प्रॉपर्टीज हैं प्योर सब्सटेंस की, तो बोल देना CID, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भैया प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है अपना एलिमेंट और दूसरा अपना कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है बेटा तुम्हारी तरह, जिंदगी में अकेला, तन्हा, इसके पास कोई और नहीं है, बेचारा अकेला है। कैसे? देखते हैं। एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट वो है जो कि हमेशा अकेला है, और जो अकेला होता है ना बेटा उसको कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। जो जिंदगी में अकेला है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं है। सिमिलरली जो अकेला अपना एलिमेंट होता है, जैसे कि मान लो अकेला आयरन है, अब आयरन को तुम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आयरन हमेशा आयरन ही रहेगा। चाहे आयरन को तुम ऐसे तोड़ दो, 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, बट आयरन तो आयरन ही रहेगा, आयरन बदल नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट वो होता है जो कि एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, जो कि कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती। सारे एलिमेंट्स होते हैं, आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, सारे आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब आ जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड। जैसे कि पानी, पानी में देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दोनों आकर मिल गए, क्या बनाया? पानी। यानी ये क्या है? ये है अपना कंपाउंड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, CO2, ये भी क्या है? अपना कंपाउंड। एलिमेंट, कंपाउंड, डिफरेंस, समझ आ गया। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, बट सबसे पहले इस एलिमेंट भैया को उठाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। भाई कैसे हो? हाँ भाई कैसे हो? चल रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है? तो चलो सबसे पहले एलिमेंट को देखते हैं अपन। देखो एलिमेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा मेटल, एक होता है अपना नॉन मेटल, और एक होता है अपना मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? अरे यार सबको मालूम है यार भैया, ये क्या बता रहे हो, बट बताना पड़ता है। देखो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे, देखो पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ट्यूशंस के अंदर याद कराया जाता है, बट नहीं याद करते कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 11th में जाकर याद करनी पड़ेगी, बट अभी कोई याद मत करो, चल जाएगा। मेटल्स क्या होता है? जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये क्या है? ये आपके मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कहां पर है? यहां पर। और जो बीच में है वो क्या है? वो है मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि मेटल है या नॉन मेटल? अगर मान लो मैं तुम्हें कुछ दे दूं और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल, तो तुम कैसे पहचानोगे? तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, मेटल इज लस्ट्रस, यानी शाइनी। देखा है ना, आयरन, आयरन क्या होता है? चमकता है, थोड़ा बहुत तो चमकता है। सिल्वर चमकता है, गोल्ड चमकता है, क्या ये सब मेटल हैं? मेटल तो मेटल शाइनी होता है मेजरली, ठीक है। उसके अलावा मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपकी जो वायर होती है ना बेटा, शॉक लगा शॉक लगा, वो पता है किसकी बनी होती है? कॉपर की। कॉपर क्या है? कॉपर है एक मेटल। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके अलावा मेटल है सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर, यानी या तो सिल्वर ग्रे कलर का होता है जैसे कि आपका आयरन, या फिर उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? आपका येलो कलर होता है, येलो गोल्डन, मतलब गोल्ड टाइप का कलर, ठीक है। चलो अब देखो 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, यहां से सवाल पक्का आता है। पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, दूसरी है डक्टिलिटी, और तीसरी है हमारी सोनोरस। सोनोरस है ना।
तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं हमारी मेटल की, जिसको मैं बोलता हूं एसडीएम। एसडीएम नहीं होता, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के एक सब मजिस्ट्रेट होते हैं, वैसे एसडीएम। एसडीएम से याद कर सकते हैं तीन मेजर प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, एच से है सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है, तुम्हारे स्कूल में वो पुराने जमाने वाली बेल लगी हुई है, हमारे में तो थी जब मैं स्कूल जाता था, वो आते थे एक भैया और वो टन 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 करते थे, है ना। तो मेटल को जब मारा जाता है तो मेटल एक आवाज देता है, एक साउंड देता है। नॉन मेटल नहीं देता। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल होता है, इमेजिन करो कार्बन, कार्बन को मारोगे तो कार्बन टूट जाएगा, है ना। सिर्फ मेटल देता है। तो यानी मेटल ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, जब भी मारते हैं तो रिंगिंग साउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा डी से डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर। मतलब एक मेटल को लो और उसको एक पतली वायर के अंदर कन्वर्ट कर दो, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, एक मैंने मेटल को लिया, मैं लाया हथौड़ा, ठीक है, थॉर वाला हथौड़ा, और ले मैंने मारा जोर जोर से, और मैंने उसको पतली थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म इट इनटू थिन शीट्स, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो याद रखेंगे, एसडीएम आर दी थ्री मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और ये सिर्फ मेटल के पास है, नॉन मेटल को नहीं देता है प्रॉपर्टी, ना 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 ना, नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल के पास इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। चलो नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन मेटल दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत अलग अलग कलर के होते हैं नॉन मेटल। उसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर, एक तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, किसी को कंडक्ट नहीं करते भैया। उसके अलावा क्या है, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस, मेलेबल। तीनों में सब कुछ भी नहीं है भैया। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, जो गैस आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब है आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है मेटलॉइड। मेटलॉइड कुछ नहीं है, देख ये मेटल, ये नॉन मेटल, बीच में बेचारा मेटलॉइड फंस गया। तो मेटलॉइड को एक हाथ से मेटल खींच रहा है, एक से नॉन मेटल, तो कभी वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कभी नॉन मेटल की दिखा रहा है, कभी मेटल की, कभी नॉन मेटल की। ये डांस क्यों कर रहा हूं मैं ठीक है, तो मेटलॉइड क्या होता है, एलिमेंट दैट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर लेना, सवाल आएगा पेपर के अंदर, फिर तुम बोलोगे प्रशांत भैया ने पेपर लीक कर दिया। लीक नहीं करा, पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब सुन लो। कंपाउंड क्या है, जब हमने दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाया तो उनकी एक प्रॉपर्टी आ गई, उन्होंने एक नया एक कुछ बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन में एक गलती हर एक बच्चा करता है। देखना डेफिनेशन, इट इज द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब कंपाउंड बनते हैं ना तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब मान लो दो एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट जब मिलेंगे ना तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर मिलेंगे, कि ये एलिमेंट आएगा और ये 2 ग्राम मिलेगा, ये एलिमेंट आएगा ये 4 ग्राम मिलेगा, और दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया। मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अगर वो प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड हमेशा तब मिलेगा जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। ये समझ नहीं आया, एक एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल से समझते हैं, हम पानी के एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो पानी के एग्जांपल से समझते हैं। देखो पानी एक कंपाउंड है, सबको मालूम है। अब देखो पानी जब बन रहा होता है ना तो एक यूनिट होता है, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU। अगर तुम्हें अभी AMU नहीं पता टेंशन मत लो, 11th में जाकर पढ़ते हो, अभी बस समझ लो। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन आते हैं यानी 2 AMU आते हैं, और ऑक्सीजन के आते हैं 16 AMU, यानी जो रेशियो होता है वो बनता है 1:8। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो ये होगा ना तभी पानी बनेगा। अगर ये रेशियो थोड़ा सा भी हिल गया ना, अगर इमेजिन करो थोड़े से ज्यादा ऑक्सीजन आ गए, मान लो ये हो गया 1:9, तो कभी भी पानी नहीं बनेगा। कंपाउंड कैन नेवर बी फॉर्म्ड, यानी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा ना तो कभी भी पानी नहीं बन पाएगा, कोई भी कंपाउंड नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है,
कंपाउंड की कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमेशा एक कंपाउंड बनता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कंपाउंड की। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दीज सब्सटेंसेस आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मैंने आपको बता ही दिया, केमिकली कंबाइन करते हैं, है ना, केमिकली कंबाइन करते हैं। अच्छा एक मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप खुद बताना चैट के अंदर। इमेजिन करो मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने चीनी को घोल दिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या अब कंपाउंड बना? नहीं बना बेटा कंपाउंड। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं जोड़ा, मैंने तो उस पानी लिया, उसमें चीनी मिला दिया, ये क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। बट कंपाउंड कब बनते हैं? जब केमिकल कुछ प्रोसेस होता है, तब बनते हैं भाई कंपाउंड, तो याद रखना। ठीक है, अब देखना दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दी इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब समझाता हूं, देखो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, आपका दिमाग ऐसे टक 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 कर देगा, मजा आ जाएगा जीवन में। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोजन ना बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस है। मतलब हाइड्रोजन ना अगर नेचर में जाएगी ना तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी फट जाती है, आग लग जाती है ना। और ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन गैस कैसी है? ऑक्सीजन जो गैस है ना, अगर ऑक्सीजन आई तो आग बल्कि ज्यादा बढ़ेगी, है ना। ऑक्सीजन से क्या बढ़ती है? आग ज्यादा बढ़ती है ना। बट देखो कि कैसा खेल है इस पूरी प्रकृति का, कि जब ये दोनों मिल जाते हैं और जब पानी को मिला लेते हैं तो पानी का काम क्या होता है? पानी आग बुझाया करती है। तो मतलब ये दोनों कहते हैं शैतान आदमी, बट दोनों जब मिल गए तो अच्छे आदमी बन गए। तो भाई देख रहे हो कितना अच्छा नियम है। और यही कंपाउंड का नियम होता है, जब एक कंपाउंड बनता है ना तो उसके जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन दोनों की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है और जो कंपाउंड बनता है उनकी एक नई प्रॉपर्टी होती है, न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। और लास्ट देखते हैं, the component of the compound can only be separated by chemical processes। यानी अगर मुझे अब H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो मैं फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकता, मुझे कोई केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जैसे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, 10th में जाकर पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो, ठीक है। समझ गए? 3 पॉइंट याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, ये आपको मैंने बता दिया है। अब आपके मन में एक सवाल, और ये सवाल मेरा आपसे है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जल्दी से करें। सोडियम क्या है? सोडियम एक प्रकार का मेटल है, तो ये क्या है बेटा? ये है एलिमेंट। इसमें लगा दूं ई, ये है एलिमेंट, ठीक है बेटा। फिर है सॉइल क्या होता है? सॉइल कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है? अरे यार भैया मिक्सचर क्या होता है ये तो बता दो पहले। चलो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, बट उससे पहले आपको एक बार पहले मिक्सचर बता देता हूं कि ये मिक्सचर क्या चीज है। अभी हमने पढ़ा कि भाई एलिमेंट क्या है, अभी हमने पढ़ा कंपाउंड क्या है ना। बट भैया वो मिक्सचर क्या होता है? चलो पहले हम मिक्सचर देख लेते हैं भैया, उसके बाद इस कहानी को समझेंगे। फटाफट से आते हैं मिक्सचर की तरफ। देखो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। एक था प्योर, एक था इम्प्योर। जो इम्प्योर है ना वो क्या है? वो है हमारा मिक्सचर। समझ पाए? इम्प्योर क्या है? इम्प्योर है हमारा मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ 2 और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हमने मिक्स करा और उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मिक्सचर। क्या? मिक्सचर। यानी मैंने पानी लिया, चीनी ली या फिर नमक लिया, मिला दिया, क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। मिक्सचर, नमक लिया, मिला दिया, पानी के अंदर मैंने मिट्टी मिला दी, क्या बन गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है बेटा? मिक्सचर बेसिकली, देखो मिक्सचर के अंदर आप ध्यान से अगर समझो तो कंपाउंड क्या था? कंपाउंड था 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करे तो कंपाउंड बनाया। मिक्सचर कैसे बना? मिक्सचर में कोई केमिस्ट्री नहीं है, मिक्सचर में कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। उसमें क्या कर रहे हैं? हम 2 सब्सटेंसेस को ले रहे हैं, आपस में मिला दे रहे हैं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, कैसे भी मिला दे रहे हैं कि भाई ले 40 ग्राम मिला दे, 50 ग्राम मिला दे, 60 ग्राम मिला दे, है ना, कोई प्रोपोर्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अभी मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस भी बताऊंगा, बट पहले हम देखते हैं कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। भैया होमो क्या है, हेट्रो क्या है? देखो होमो शब्द से ही तुझे समझ आ रहा होगा कि इसमें एक जैसे पार्टिकल्स होंगे, और हेट्रो में तुझे समझ आ रहा होगा कि इसमें अलग अलग पार्टिकल होंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। आओ यार देखते हैं। देखो सबसे पहले आप समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो होमोजीनस क्या होता है? कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद नो विजिबल बाउंड्रीज। मतलब जब मैंने चीनी को पानी में मिलाया तो पूरी मिल जाती है ना,
फिर क्या तुम देख सकते हो कि पानी के अंदर चीनी कहां है, कहां है, कहां है? नहीं देख सकते ना भाई, नहीं देख सकते। तो वो मिक्सचर जिसके अंदर पूरी तरीके से इवनली मिक्सिंग हो जाती है, इवन मिक्सिंग, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होमोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होता है? कंपाउंड आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अगर मैं मिट्टी लूं, पानी में मिलाऊं, तो मिट्टी मिलेगी पानी में? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना, यूनिफॉर्मली नहीं मिलेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, लाया जाए, फटाफट से लाया जाए। एक मिनट, एक मिनट, जल्दी से चीनी को लाया जाए। ये रही भाई मेरे हाथ में चीनी, ये रही मेरे हाथ में कांच का ग्लास। अब ये कांच का वो वाला ग्लास नहीं है बेटा जो तुम सोच रहे हो, ये देखो चीनी है, ये चीनी है, और इसको अब मैं मिलाने जा रहा हूं। दिख रही है ना बेटा चीनी व्हाइट कलर की? हाँ बहुत बढ़िया, चीनी को अब मैंने मिला दिया। अब ये चीनी तो बहुत ज्यादा हो गई है, बट ये मिलेगी जब ये पूरी की पूरी चीनी इसके अंदर मिल जाएगी तो क्या होगा? अभी तो ये चीनी मैंने थोड़ी ज्यादा ही डाल दी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो जमी जाएगी नीचे, बट ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये चीनी जब मैं मिलाऊंगा, पूरी तरीके से घुमाऊंगा, तो क्या होगा कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर क्या करेगी? मिल जाएगी। और जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर मिल जाएगी तो क्या मैं अलग अलग कर सकता हूं कि चीनी कहां है, पानी कहां है? नहीं कर सकता। समझ पाए मेरी बात को? समझ पाए कि होमोजीनस मिक्सचर क्या है? जिसमें कि हमने अलग अलग चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम मिक्स कर देते हैं, इवनली मिक्स हो जाता है। एक तो चीनी लेकर आया हूं मैं यार मम्मी से मांग के लाया हूं, बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट कराना है, मम्मी यार वो चीनी दे दो, है ना। एक तो यार मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ भी होता है क्या? ये मम्मी के पास होती है एक सुपर पावर। आज मुझे शर्ट पहननी थी, है ना, वीडियो के लिए, तो मैंने बोला कि मैं गया ढूंढ रहा, शर्ट नहीं मिल रही। फिर मैंने बोला, मम्मी को आवाज लगी, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, शर्ट नहीं मिल रही। मम्मी ने बोला वही तो है। मैंने कहा अरे वही कहाँ, देख तो रहा हूं इतनी देर से। और उसके बाद मम्मियां देती है धमकी कि अगर मैं आ गई और मुझे मिल गई तो। अब यार धमकी देने डर जाते हैं अपन, फिर देखते हैं, फिर तुम गुस्सा करते हो, नहीं है कहीं पर भी देख ली सारी जगह, आप पता नहीं मेरे सामान को कहां रख देते हो। फिर मम्मी आती है, और ये जो कपड़े होते हैं ना, ये अपने साथ गेम खेल रहे हैं, ये अपन को बता नहीं रहे हैं, ये छुप जाते हैं। और जैसे ही मम्मी आती हैं तो ये कपड़े बाहर आ जाते हैं। मम्मी आई, बोला कौन सी शर्ट चाहिए? मैंने कहा वो ब्लैक ब्लू कलर की है ना, वो चाहिए। मम्मी ने निकाला, ये तो रही। अरे ये क्या हुआ भाई, ये कैसे निकाली? तो ऐसा होता है यार, पता नहीं क्या सीन है, मम्मी लोगों को कैसे पता चलता है पता नहीं, बट हाँ, तो मम्मी से मैं लेकर आया तो ये क्या था? ये था अपना होमोजीनस। तो होमोजीनस आप समझे, कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद नो विजिबल बाउंड्रीज। कोई बाउंड्री नहीं थी, मैं अलग अलग नहीं कर सकता। अगर मैंने पानी में चीनी को घोल दिया ना बेटा, तो उसके बाद हम ढूंढ नहीं सकते कि भाई चीनी कहां है, पानी कहां है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। अब अगर मैंने चीनी को पानी में मिला दिया तो मैं फिजिकल किसी भी तरीके से केमिकली हटा सकता हूं, बट फिजिकली मैं किसी भी प्रोसेस से चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकता, है ना, चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकता। आगे क्या है? द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन कैन वेरी। मैं कितना भी चीनी डाल दूं, मैं कितना भी नमक डाल दूं, फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। अब बात करते हैं हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? जैसे कि आप अगर मिट्टी को डालो पानी के अंदर तो वो क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको भी मैं आपको एक मिनट जरा करके दिखाता हूं, एक मिनट देना, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखो, जैसे कि ये वही ग्लास है जिसके अंदर चीनी मिल चुकी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर चीनी तो नहीं है, बट ये क्या लेकर आया हूं मैं? मिट्टी लेकर आया हूं बेटा, देख रहे हो, सैंड लेकर आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए। देखो सैंड वैंड लेकर आ रहा हूं मैं। अब देखो इसको अगर मैं मिलाऊं, ध्यान से देखना बेटा, कांच का ग्लास है, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप अगर आपको मैं उंगलियां हटाऊं तो दिख रहा होगा कि ये जो है मिट्टी, इसके पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देख रहे हो, ये जो है मिट्टी, अगर मैं इसको मिलाऊं तो भी ये नहीं मिलेगी, और ये मिट्टी ऐसे ही नीचे बार बार सेटल हो जाएगी। अगर मैं इसको मिलाऊं तो भी नहीं मिलेगी, और ये नीचे जाकर क्या होगी? देखो सेटल हो जाएगी बार बार। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको क्या बताना चाहा कि ये था अपना हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर क्या होता है? कंपाउंड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते। और क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है ना, हम सेपरेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पानी ये रहा, मिट्टी ये रही, पानी ये रहा, मिट्टी ये रही, ठीक है। उसके अलावा क्या है? कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। अगर मैं फिल्टर कर लूं, अगर मैं पानी को फिल्टर पेपर से निकालूं तो मिट्टी अलग रह जाएगी और पानी आ जाएगा। तो मतलब फिजिकल मीन से साफ किया जा सकता है पानी को, है ना। तो मतलब हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को फिजिकल मीन से क्लीन किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल थे। आई होप आपको हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर के बारे में समझ आ गया होगा। मिक्सचर क्या होता है वो क्लियर हो गया, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। अब मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखो एलिमेंट्स को मैंने मिलाया, कंपाउंड बना, मैंने दो चीजों को मिलाया, मिक्सचर बना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में। ध्यान से समझना, ध्यान समझना। पहले ही प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर कैसे मिल रहा है?
फिजिकली मिला ले रहा हूं, बट कंपाउंड कैसे बन रहा है? केमिकली बाउंड होता है। कंपाउंड कैसे बन रहा है? केमिकली कंबाइन हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है? ये एक प्रकार का इंप्योर सब्सटेंस होता है, ये एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर में, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। किसी भी, कितनी मिट्टी मिला लूं, कितनी चीनी मिला लूं, फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर फर्क पड़ता है। ठीक है, जब एक कंपाउंड बन रहा है तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है। अगला क्या है? इट कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, बट कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे? होमोजीनस। याद रखना, कंपाउंड्स विल ऑलवेज बी होमोजीनस। जैसे कि पानी होमोजीनस है। आगे देखते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। ये भी अपने जो है मिक्सचर्स फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं, अभी बताया, बट ये नहीं हो सकते। कंपाउंड्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, याद रखना। अगला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। यानी देखो, अगर मैं चीनी को पानी में मिलाऊं तो चीनी की प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। चीनी की प्रॉपर्टी क्या है? मीठा करना। पानी को वो मीठा कर देगी, तो मतलब प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया। बट जब मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी मिलाया, पानी जब मैंने बनाया था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की प्रॉपर्टी बदल गई थी, है ना, और पानी की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो यानी प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड में बदल जाती हैं, बट जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं तब कोई प्रॉपर्टी नहीं बदलती। ठीक है, तब कोई प्रॉपर्टी नहीं बदलती, है ना। डू नॉट हैव डिफाइंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। ठीक है, और अगला क्या है? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट यहां पर अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ना, ये तुम्हारे पेपर के अंदर आएगी। फटाफट से इस टेबल को आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मिक्सचर और कंपाउंड। अब मैं आपको वही टेबल दिखाना चाहता हूं। अब मुझे बताओ कि कौन से हैं मिक्सचर, कौन से हैं एलिमेंट और कौन से है कंपाउंड। फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन से हैं इनमें से। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, सोडियम है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है। बहुत बढ़िया। अगला है सॉइल। सॉइल क्या है? मिट्टी क्या है? अरे मिक्सचर है भाई, मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये है मिक्सचर। शुगर सोल्यूशन, अभी मैंने दिखाया क्या होता है, ये भी तो मिक्सचर होता है। कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। सिल्वर क्या है? एक प्रकार का मेटल है। मेटल क्या होता है? एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये एक टाइप का कंपाउंड है, केमिकली बाउंड होते हैं, तो ये क्या होता है? ये है अपना कंपाउंड यानी C। आगे बढ़ते हैं, टिन। टिन क्या है? एक प्रकार का मेटल, तो इसका भी आप लिख सकते हो, ये भी है एक एलिमेंट। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन एक प्रकार का मेटलॉइड है, तो ये भी है एलिमेंट। कोल क्या होता है? कोल होता है मिक्सचर। कोल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कार्बन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। कोल एक मिक्सचर है। एयर भी एक मिक्सचर है। सोप भी एक मिक्सचर है। मिथेन क्या है? मिथेन है एक प्रकार का क्या? अरे बोलो यार, मिथेन है कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। ब्लड क्या है? मिक्सचर। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, आगे समझ। एलिमेंट, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अगर ऐसे सवाल आए तो क्या बता दोगे? बता दोगे ना, है ना? बता दोगे भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। ऐसे ही आते हैं और सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, तुम आराम से दे पाओगे, मजा भी आ रहा है। अब तुम बताओ, फील आ रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और उसके साथ साथ क्या तुम्हें समझ आ रहा है और डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तब है कुछ बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है, और ये सवाल बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आया, बहुत स्कूल्स के अंदर। आर अलॉय मिक्सचर और कंपाउंड? अलॉय क्या होता है भैया? हमें तो यही नहीं पता। अरे मैं बता देता हूं। तेरे घर में वो क्या होते हैं? वो तांबे के बर्तन है, ब्रास के बर्तन है, ब्रास के घरों में, कुछ कुछ घरों में होते हैं, है ना। तो ब्रास क्या है? ब्रास एक टाइप का अलॉय है। अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है जब हम दो मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को मिला देते हैं और हम एक नया कुछ बना लेते हैं, नया कुछ चीज बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉय। अलॉय उसको हम बोलते हैं। अब सवाल ये आता है यार, अलॉय भैया क्या होगा? मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर दो मेटल्स मिल रहे हैं, दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जब भी दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो आपने बोला था भैया कंपाउंड बनता है, बट यहां पर कंपाउंड नहीं बनता, यहां पर मिक्सचर बोलते हैं हम अलॉय को। पता है क्यों अलॉय को मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो, इसके कुछ एक दो रीजन है। सबसे पहला रीजन आप समझना, क्योंकि दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मान लो मैंने लिया कॉपर, मैंने लिया जिंक, मैंने दोनों को क्या मिला? मिक्स करा, और मैंने एक नया अलॉय बनाया। अब जो अलॉय आएगा ना, उसमें कॉपर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, जिंक की प्रॉपर्टीज भी होंगी, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है तब हम जब हम क्या बोलते हैं? तब है वो मिक्सचर। जैसे कि मैंने पानी में चीनी मिलाई, तो पानी की प्रॉपर्टी भी थी, चीनी की प्रॉपर्टी थी, चीनी की प्रॉपर्टी नहीं बदल गई मिलने के बाद, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी नहीं बदलती तब हम क्या बोलते हैं? तब हम उसे मिक्सचर बोलते हैं। इस वजह से
अलॉय इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। याद रखना अलॉय कंपाउंड नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अलॉय कंपाउंड है, क्योंकि अलॉय जो होता है ना वो फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर मैंने एक अलॉय बनाया तो मैं किसी भी फिजिकल चेंज की मदद से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता दोनों मेटल्स को। बट फिर भी अलॉय मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, सेम रहती हैं। और एक और रीजन है इसका बेटा, एक और रीजन है, इसमें कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता। जैसे कि मान लो H2 हमने जब बनाया, पानी जब बनाया, तो हमने हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड रखा, ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रखा, दोनों का फिक्स्ड रखा। बट यहां पर नहीं होता भैया कुछ भी फिक्स्ड। यहां पर बोलते हैं तुम कितने परसेंट ले लो, 20, 30, 40%। जैसे कि जब हमें ब्रास बनाना है तो ब्रास में हम 30% के अराउंड लेंगे जिंक, और 70% कॉपर लेंगे। तो एक ऊपर नीचे भी होता है ना, तो भी अलॉय बन जाता है। तो मतलब एक तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो मिक्सचर मैंने आपको बता दिया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब थोड़ा सा और डिटेल में चले, पढ़े आगे। चलो देखो, अब अगला मेरा सवाल आ जाता है कि यार होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने पानी के अंदर चीनी मिलाई तो मैंने क्या बना लिया? एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया, है ना, शुगर का सॉल्यूशन बनाया। तो वो जो सॉल्यूशन है ना, वो जो सॉल्यूशन है ना, वो कब बोलते हैं हम? जब पार्टिकल का जो नेचर है, पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। जब हमने पानी के अंदर चीनी मिलाया, चीनी का साइज कितना छोटा है? जब भी पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जब हम क्या बोलते हैं? जब हम बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। बट जब मैंने मिट्टी को मिलाया, मिट्टी का साइज बड़ा था, मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज बड़ा था। जब मैंने बड़े बड़े पार्टिकल्स को मिलाया तो ढंग से मिल नहीं पाता, तब पता है क्या बनता है? तब बनता है सस्पेंशन। क्या बनता है? सस्पेंशन। जब मैंने सैंड को पानी में मिलाया, मिल नहीं पाया था, याद है ना? हाँ, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा? वो बना था सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? वो एक सोल्यूशन ही है, एक टाइप का सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। पार्टिकल साइज क्या है? लार्जर देन 100 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁻⁹। ठीक है, नैनोमीटर। उससे बड़ा होगा तो क्या होगा? सस्पेंशन। अगर 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 पार्टिकल का साइज इन दोनों के बीच में है, बीच में मतलब 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर, अगर इन दोनों के बीच में है तो क्या बनाएगा? तो वो बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन का? एग्जांपल याद रखना। इमेजिन करो मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया, दूध लिया, और उस दूध को पानी के अंदर मिला दिया, एक गिलास के पानी में। तो आपने देखा है पानी का कलर भी व्हाइट हो जाता है दूध की तरह। करके देखना आज, है ना? तो वो जो सोल्यूशन बनता है ना, क्योंकि देखो दूध जो होता है वो मिलता नहीं है पूरी तरीके से पानी में, है ना, अनइवनली मिलता है, अनइवनली मिलता है ना, पानी में पूरी तरीके से मिल नहीं जाता, थोड़ा 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 मिलता है, व्हाइट कलर कर देता है पानी का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो याद रखना 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सॉल्यूशन। यह है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर क्या होता है? पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, नन्ना मुन्ना, जैसे कि शुगर। एक होता है बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज, जैसे कि अपना सैंड, मिट्टी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि इन दोनों के बीच का है। ठीक है, जैसे कि मिल्क। आ गया समझ में? तो ये तीनों की तीनों चीजें हैं। अब हमें पढ़ना है एक एक को डिटेल में। इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिर बता रहा हूं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो जो तुम अभी चैटिंग में लगे हुए हो बेटा, चैटिंग से थोड़ा बाहर आ जाओ, है ना? और नहीं बाहर आ पा रहे तो वो लाइन सुन लो कि दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से, तुम्हारा कट रहा है फिर से। चलो भाई, ये लाइन सुन के मोटिवेट होते रहा करो बार बार। चैटिंगों से बाहर निकलोगे तुम, वरना तुम चैट में लगे रहते हो, वो पूरे टाइम खाना खाया या नहीं खाया वो सब करते रहते हो तुम। चलो आओ सोल्यूशन को पढ़ते हैं फटाफट से। सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखो सोल्यूशन के होते हैं 2 पार्ट्स, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। यानी पानी था, पानी था, और एक क्या था मेरे पास? मेरे पास थी चीनी, शुगर। तो पानी क्या है? पानी है सॉल्वेंट। पानी क्या है? पानी है सॉल्वेंट। यानी द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिला लेगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और चीनी क्या थी? जो कि बहुत कम मात्रा में थी और जो पानी के अंदर जाकर मिल गई, वो क्या है? उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। याद रखना क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। द कंपोनेंट दैट इज आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना, जो कम मात्रा में है वो मेरा होगा सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में है वो मेरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे पानी ज्यादा क्वांटिटी में था, शुगर थोड़ी सी थी, तो शुगर क्या हुई? सॉल्यूट। ये क्या हुआ? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलाकर बनाते हैं सॉल्यूशन। यानी अगर मैंने 100 ग्राम पानी लिया, है ना, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, 100 ग्राम पानी लिया, और मैंने शुगर ली थी 5 ग्राम, 5 ग्राम,
तो अब मुझे बताओ जो मेरा ओवरऑल सोल्यूशन है उसका वजन कितना हुआ? उसका वजन हुआ 100 + 5 यानी 105 ग्राम। समझ गए ना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं क्या? सॉल्यूशन। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को करना है। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल को करना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 80% सोल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। देख रहे हो, एल्कोहल भी बनाई है, एल्कोहल भी बनाई है तुम, और मेरे पे वो वाला ग्लास भी है ना? चलो चलो कंसंट्रेट बेटा, कंसंट्रेट। देखो, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 80% सोल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विद वाटर। यानी अगर मैं 80% एल्कोहल लूं और 20% पानी लूं तो कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? बोलो, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? अरे भाई, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सॉल्यूट। तो इस केस के अंदर पानी जो है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि ये कम है, और अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में? चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स है ना, समझ लो। पहली टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर होती है ना, जैसे कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं आज तुमसे पूछूं तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर क्या है, तुम कैसे डिफाइन करोगे? तुम बोलोगे मेरी बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए पढ़ने की क्षमता, उसको मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन। यही बोलोगे ना, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। सिमिलरली सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर डाला जा सकता है। जब मैंने चीनी डाली, पानी में मिलाया, मैं थोड़ी देर मिलाता ना तो मिल जाती, जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो मिल चुकी है वो उसके अंदर, है ना? बट अगर मैं शुगर बार बार डालता जाता तो एक टाइम ऐसा आता है जब उस पानी के अंदर और शुगर नहीं मिल सकती। यानी क्या है? वो है उसकी कंसंट्रेशन, वो है उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन उसके ऊपर शुगर को नहीं मिला सकता पानी। वो बोलता है बस मैं इतना ही शुगर को मिला सकता था, इसके आगे नहीं मिला सकता। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ? Concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution। ठीक है, कितना solute present है उस solution के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसकी क्या? कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन। आ गया समझ में? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब निकालें कंसंट्रेशन, कि भैया कंसंट्रेशन निकालते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस की। चलो, हम तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे, बट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। चलो आओ, देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम कहोगे यार भैया वाह, भैया वाह, वाह प्रशांत भैया वाह, तुम ये बोलोगे, दिल से आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मास बाय मास। देखो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन में तुम्हें मास गिवन है किसका? सॉल्यूट का। मास गिवन है सॉल्यूट का, और मास गिवन है सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का, है ना? और तुम्हें बोला जाए फाइंड द कंसंट्रेशन, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए तो इनटू 100 करना पड़ता है ना? अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मास गिवन है सॉल्यूट का, इमेजिन करो एक दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, बट तुम्हें सॉल्यूशन की क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम समझते हो ना, वॉल्यूम कितना पानी है, वॉल्यूम गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो फॉर्मूला लगाओगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और अगर कोई और न्यूमेरिकल आ जाए जिसके अंदर तुम्हें वॉल्यूम गिवन है किसकी? सॉल्यूट की, और वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बाबू भैया? सॉल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का न्यूमेरिकल दिया गया है। जिस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, तीनों फॉर्मूले से एक भी चिपका देंगे और आंसर निकाल देंगे। चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन लगाया जाए। आ जाओ भाई, देखो क्या क्वेश्चन है। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला मुझे पता है, अगर मुझे मास गिवन है तो मास का ही फॉर्मूला लगा देता हूं कि भैया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले से निकाल देता हूं, है ना? बट इसमें दिक्कत ये है ना कि मुझे ये पता है कि देखो सॉल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये कम है तो ये तो है सॉल्यूट, ये तो है सॉल्यूट। और देखो क्या गिवन है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर है अपना सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट। और याद रखना फॉर्मूले के अंदर एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं मतलब एक चीज याद रखना क्योंकि तुम गलती करोगे, फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन काउंट होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी इसको और इसको जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो जिंदगी एकदम जिंगा लाला हो जाएगी। तो एक बार जोड़ देते हैं, 100 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 136 ग्राम। तो यानी 136 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 36 ग्राम। और बस फॉर्मूला लगा दो, यानी फाइनल आंसर आएगा 36 बाय 136 इंटू 100। अब इसको बस तुम सॉल्व कर लेना और मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना। सॉल्व कराने की क्या जरूरत है, अब तो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है अब तो तुम इसे कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर समझ नहीं आ पाए हो तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार बार अपने क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना, ये बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं, जितने भी सीबीएसई लिंक्ड स्कूल्स है ना, अगर तुम्हारा स्कूल भी सीबीएसई वाला है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं बहुत सारे अपने केवी वगैरह, तो उन सब में पूछा जाता है ना, और ये बार बार पूछा गया, बहुत सारे पेपर्स के अंदर पूछा गया है। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर इन 480 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 60 ग्राम, और देखो ये क्या है, ये है अपना मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना इन दोनों को जोड़ लेना, अगर नहीं जोड़ा ना तो पता है क्या हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा तुम्हारे साथ, मोए मोए हो जाएगा। तो जोड़ लेना, क्या है 60 ग्राम डिवाइड बाय 480 प्लस 60, तो इंटू 100 भी लगा देना भाई, इंटू 100 कौन लगाएगा यार, इंटू 100 तो लगा दो। तो ये आ जाएगा अपना मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया ना कि क्यों ले रहा हूं मैं, 540 इंटू 100। तो ठीक है यार, अब बस अब क्या है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब किसी को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 100/9। तो ये आ रहा होगा 100/9 परसेंटेज, 100/9 परसेंटेज। अब इसको कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट। ठीक है, डन है, यही आ रहा है ना सबका, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को देख रहे हो, कितने कम टाइम के अंदर कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, बट बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फिजिक्स की तरह नहीं है। फिजिक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप देख लेना, है ना। बाकी अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं, आपको और समझ में आएगा और डिटेल में आप जा पाओगे। देखो, प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी, एक तो एनसीईआरटी बुक वालों में यार हमेशा नाम लड़कियों का भी लिखते हैं भाई, जस्टिस फॉर बॉयज, लड़कों का नाम नहीं लिखते यार भाई, गद्दारी करते हैं हमारे साथ। प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। बहुत बढ़िया, तो उसने कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी को काउंट करा। बट भैया सॉल्युबिलिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पहले आ गया, तो पहले यार सॉल्युबिलिटी समझ लेते हैं यार, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तुम कहोगे भैया यार सॉल्युबिलिटी तो बता दो। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन समझ गए ना, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, वो है मेरा कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ताकत है। मान लो तुम मुझसे पंजा लड़ाओ, तो मेरी ताकत, मैं शायद एक बच्चे को हरा दूं। अब कोई आ जाए भाई 100 किलो का पहलवान, वो मुझसे पंजा लड़ाए, मुझे हरा देगा वो, है ना। तो मतलब मेरी ताकत एक को पंजे से हराने की, है ना, तो वो क्या है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी एबिलिटी है। सिमिलरली हर सॉल्यूशन की एक सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब क्या है ये, इट इज द एबिलिटी, कितने कितने सॉल्यूट को अपने अंदर आप डिसॉल्व कर सकते हो। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, बस यही था लास्ट स्टेज, है ना। बहुत सारा नमक डाला जाए, एक टाइम के बाद उस पानी के अंदर नमक नहीं मिलाया जा सकता। तो वो जो टाइम होता है जिसके बाद पानी में नमक नहीं मिलाया जा सकता, वो थी उसकी सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रेफर्स टू दी, यहां से स्टार्ट करना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाली लाइन, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इमेजिन करो मैंने पानी के अंदर चीनी मिला ली, अब और चीनी नहीं मिल रही, है ना, और अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तब क्या होगा, सोचो सोचो, पिछले चैप्टर से लिंक्ड है, मैं बताता हूं। इमेजिन करो तुम दो लोग खड़े हो, है ना, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों पास पास खड़े, एकदम एकदम पास पास खड़े, ठीक है ऐसे। अब एक इंसान आ रहा है और वो तुम्हारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो आ रहा है, अरे यार थोड़ा 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 भाई जगह है, थोड़ा साइड हो जा यार, थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा, वो बहुत कोशिश कर रहा है, जगह नहीं है भाई, ओए हट जा यार, जगह वगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है ना,
पार्टिकल्स के पास जगह नहीं है, वो कह रहे हैं वो चीनी के पार्टिकल चला जाए यहां से, जगह नहीं है, जगह नहीं है, दोनों खड़े हैं, जगह नहीं है। अब इमेजिन करो टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी, याद आया पिछले चैप्टर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अब क्या हुआ, पहले तुम खड़े थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब तुम मूव करने लग गए, अब तुम मूव करने लग गए, अब बगल वाला भी मूव करने लग गया, बगल वाला भी मूव करने लग गया। तो जैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब चीजें मूव होती हैं तो बीच में स्पेस बन जाती है, स्पेस बन जाती है तो ले भाई आ गया बीच में, है ना। इसका एक और एग्जांपल है, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरी तरह, तो तुमने बचपन में तो देखा होगा कि अगर तुम कहीं गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो एक छोटी सी गाड़ी में 5-6 लोग भर के जाते थे, है ना। तो अब मान लो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अब एक लोग को और गुस्सा है, तो कैसे बैठाते थे, वो बैठाते थे कि वो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ यार, थोड़ा आगे पीछे होके एडजस्ट कर लो, ऐसे ही बैठाते थे ना। तो यानी जब मूवमेंट होती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो और चीजें अंदर आ जाती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना, आ गया समझ में। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी भी हुई, है ना। तो अगर मैं चीनी मेरी नहीं मिल पा रही, तो अगर मैं पानी को गर्म करूं और उसके बाद चीनी मिलाऊं, चीनी आराम से मिल जाएगी, ट्राई करके देख लेना। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बहुत बढ़िया, आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी वाला, कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो अब एक टेबल देखते हैं, उससे भी आपको समझ आएगा। मान लो कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखा है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी आप देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आप देखो टेम्परेचर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले 21, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो 32 हो गई, फिर 62 हो गई, फिर 106 हो गई, 167 हो गई। मतलब जैसे जैसे अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। आई होप ये क्लियर। अब सवाल ये उठता है, भैया अगर टेम्परेचर कम हुआ तो, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर, अब मान लो अब पार्टिकल थोड़ा 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 मूव कर रहे थे, थोड़ा 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 मूव कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो पार्टिकल रुक जाएंगे, और जैसे पार्टिकल रुके तो क्या होगा, वो किसी को भी अंदर आने में अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी पार्टिकल उनके अंदर मिल नहीं सकता। तो सॉल्युबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है अगर हम पानी को एकदम ठंडा कर देते हैं। ठंडे पानी के अंदर कोई चीज नहीं मिलाई जा सकती, चाहे आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो कि आपको बता भी रही है कि कैसे 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 आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसके कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार वो क्वेश्चंस देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। What mass of potassium nitrate would be needed to produce saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? देखो सवाल ये बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि अगर तुम देखो कितना हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, क्या लिखा है, प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना नाइट्रेट चाहिए। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, तो आपने अभी ये बताया हमें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पर भैया अब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बताया, बता दो। देख, जब मैंने चीनी को पानी में मिलाया तो एक टाइम बाद अब पानी में और चीनी नहीं मिला सकते, तो यानी वो टाइम जिसके बाद और चीनी नहीं मिलाई जा सकती और सॉल्यूट्स ऐड नहीं किए जा सकते, उस टाइम पे हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड। मतलब है भर चुका है, ये भर चुका है ना। जैसे कि मैं कभी कभार बोलता हूं कि बच्चों का दिमाग सैचुरेटेड हो गया, यानी पूरे दिन तुम इंस्टा रील यूट्यूब शॉर्ट चला रहे, दिमाग में इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, अब तुम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सैचुरेटेड हो चुका है, भर चुका है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है, मिक्स कर सकते हैं, अभी टाइम है, मिक्स करो आराम से, है ना। तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इनकी डेफिनेशन भी वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। टेबल को देखते हैं, उस टेबल का ही सवाल है। पोटेशियम नाइट्रेट को देखो, पोटेशियम नाइट्रेट को देखो और देखो 313 केल्विन जो कि यहां पर है, ये है 313 केल्विन। इस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 62 ग्राम्स, 62 ग्राम्स। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर, एक बार सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर। अभी समझाता हूं मैं क्या बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर फटाफट से। कहां गई कहां गई कहां गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी उस टेम्परेचर पे 62 ग्राम ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सकते हैं। वो टेबल हमें ये बता रही है, वो टेबल हमें ये बता रही है, ठीक है, कि 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम्स अपने ये डिसॉल्व हो सकते हैं, ये डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। हमें ये टेबल क्या बता रही है, हमें ये टेबल ये बता रही है। आगे समझ में, आगे समझ में। 62। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर पानी सिर्फ 50 ग्राम है, पानी अगर सिर्फ 50 ग्राम है
तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं? पानी अगर 50 ग्राम है तो भैया, अरे मैं बता देता हूं, अगर पानी सिर्फ 50 ग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ मत करो, अगर ये 100 ग्राम में 62 है तो 50 ग्राम में कितना होगा? खुद बताओ। अगर अगर 100 ग्राम में 62 ग्राम्स मिल रहा है तो 50 ग्राम में इसका आधा मिलेगा ना, 50 ग्राम में 31 ग्राम्स मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो यही था क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन कि 50 ग्राम पानी में कितना हम पोटेशियम नाइट्रेट को मिला पाएंगे इस टेम्परेचर के ऊपर। तो बस इसका आधा करना था, जो कि था 31। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझाने के लिए क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया था, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझाने के लिए मतलब लेकर आया था, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन समझाने के लिए मैं लेकर आया था। चलो अब एक बार सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन पढ़ लो। मैं 1 मिनट पानी पी लूं बस। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसके अंदर कोई भी एडिशनल सॉल्यूट नहीं मिला सकते ना भैया ना, और सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे अपन, वो वाला अब नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर हम और सॉल्यूट मिला सकते हैं। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं, और अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा डन हो गया। सॉल्यूशन में हमने देखा कि एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। बड़ा जरूरी आ गया है, थोड़ा सा फोकस में आ जा बेटा तू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या होता है, जैसे कि मैं अगर दूध को मिलाऊंगा पानी में तो ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो जो सोल्यूशन मिलता है ना उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अच्छा याद करो, सॉल्यूशन में हमारे दो पार्ट्स थे, एक थे सॉल्यूट भैया, एक थे सॉल्वेंट भैया। यहां पर नाम बदल गए, काम वही, नाम बदल गए। जैसे राम श्याम, श्याम राम, नाम बदल गए। कैसे नाम बदले? यहां पर नाम बदल गए डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। मीडियम से तुम्हें समझ आ रहा होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, अगर मैं पुरानी भाषा में बोलूं तो ये है सॉल्वेंट, और भैया ये है मेरा प्यारा नन्ना दुलारा सॉल्यूट। यानी डिस्पर्स्ड मीडियम वो है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस आएगा और मिल जाएगा, यानी ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। तो याद रखेंगे कि क्या, कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स, क्या? डिस्पर्स्ड फेस जो कि एक प्रकार का सॉल्यूट है, और डिस्पर्स्ड मीडियम जो कि एक प्रकार का सॉल्वेंट है। क्लियर है? क्लियर है? आगे यहां तक ये चीज एकदम क्लियर है ना, कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। चलिए अब एक टेबल है, और इस टेबल पे सवाल एक आता ही आता है, और आप ये मान के चलो ये टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि, और ये याद कैसे होगी? जब तुम बार बार पढ़ोगे। आसानी से याद नहीं होगी बेटा, लंबी टेबल है, पर याद करनी पड़ेगी यार। है उतनी मेहनत, तुम उनके नंबर याद कर लेते हो, ये भी कर लो यार। आ जाओ देखो अब हम देखते हैं इस टेबल के अंदर क्या है। हमें डिस्पर्स्ड फेस दिया गया है और डिस्पर्स्ड मीडियम दिया गया है। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता था बेटा? सॉल्यूट। तो ये है हमारे सॉल्यूट और ये है हमारे सॉल्वेंट। तो देखना बेटा, अब देखो, अगर मैं सॉल्वेंट की जगह पर गैस को लूं, मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्वेंट की जगह पर क्या ले रहा हूं? गैस को ले रहा हूं, और गैस के अंदर क्या मिला रहा हूं? लिक्विड मिला रहा हूं। गैस ली, बहुत सारी गैस, उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी मिला दिया, तो क्या बन जाता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? बादल। बादल क्या है? बहुत सारी गैस, थोड़ा पानी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? फॉग, क्लाउड। और ये जो टाइप का मिक्सचर है, इसका एक नाम है, इसका नाम है एरोसोल। एरोसोल, एरो मतलब एयर के अंदर जो सोल्यूशन बन जाए, एरोसोल, ऐसे याद कर सकते हो, एयर का सोल्यूशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब सॉल्यूट है मेरा सॉलिड, और गैस है मेरा सॉल्वेंट। अब मैं गैस को लूंगा, बहुत सारी गैस, और उसके अंदर थोड़े सॉलिड पार्टिकल डाल दूंगा। इसका क्या एग्जांपल है? जो धुआं आती है ना, स्मोक जो आती है, फैक्ट्री से धुआं आती है, वो गैस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन वगैरह के। तो वो क्या है? वो इसका एग्जांपल है। तो इसका भी नाम होता तो एरोसोल ही है, बट इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह वगैरह। एग्जांपल भी याद रखने हैं, और क्या, ये नाम भी याद रखने हैं। क्यों? सवाल पता है कैसा आता है? सवाल आएगा, अगर हम एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाएं जिसमें कि हम एक सॉलिड को किसमें डालें? सॉलिड एज अ डिस्पर्स्ड फेस, और हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम हमारी गैस ले लें, तो वो क्या बनाएगा? और एक एग्जांपल दो, डायरेक्टली आएगा। या फिर क्वेश्चन घूम के भी आएगा, आपको बोल देंगे क्लाउड, बताओ कि क्लाउड जो है उसका डिस्पर्स्ड फेस क्या है और उसका डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्लाउड क्या है। क्लाउड में गैस है बहुत सारी, और थोड़े लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं। तो यानी डिस्पर्स्ड फेस है लिक्विड, और डिस्पर्स्ड मीडियम है गैस। चलो नीचे चलते हैं। अब आ जाता है कि अब मैं लिक्विड ले रहा हूं, सॉल्वेंट, बहुत सारे लिक्विड के अंदर थोड़ी सी गैस मिला रहा हूं। एग्जांपल याद करो, अगर मैं बहुत सारी लिक्विड लूं और थोड़ी सी गैस मिलाऊं, आपके पापा वो शेविंग क्रीम लगाते होंगे,
तो वो जो शेविंग क्रीम होती है ना वो ऐसी होती है। लिक्विड के अंदर बहुत सारी गैस होती है जो हमारी शेविंग क्रीम का काम करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं बेटा? फोम। अब देखो, अगर मैं लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाऊं, दूध के अंदर पानी मिलाऊं, है ना, तो क्या बनेगा? तो बनता है हमारा क्या? तब बनता है हमारा, याद रखना, इमल्शन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्शन। मिल्क इन वाटर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, नाम क्या है? इमल्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अब सॉलिड। अब हमने क्या करा? सॉलिड को लिक्विड में डाला, मतलब बहुत सारा लिक्विड था, पानी था बहुत सारा, है ना, और उसके अंदर थोड़ा 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 लिक्विड, थोड़ा 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 सॉलिड डाला, तो क्या बनता है? बताओ क्या बनता है, जल्दी बताओ। एक दो एग्जांपल सोचो। बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, थोड़ा सा सॉलिड। अरे भैया कीचड़ होती है ना, मड 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 ऐसी तो होती है। बहुत सारा भैया क्या होता है? बहुत सारा हमारा लिक्विड होता है और उसमें थोड़े 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 मिट्टी के टुकड़े होते हैं, तो वही तो होता है मड। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हमारा नाम है सॉल। क्या है? सॉल, SOL। अब अगर मैं लूं बहुत सारा सॉलिड और उसमें थोड़ी सी गैस लगा दूं, थोड़ी सी गैस डाल दूं, तब क्या बनता है? तब बनता है मेरा फोम। यहां पर भी मेरा फोम बनता है। और इसका पता है सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो आपने देखा है स्पॉन्ज? स्पॉन्ज देखा है? यहां पर एक स्पॉन्ज अगर हो तो मैं आपको दिखाऊं भी, आई होप नहीं यहां पर है नहीं, वरना मैं आपको भी दिखाता कि स्पॉन्ज क्या होता है। कि जो मतलब आप उसको दबाते हो स्पॉन्ज को, है ना, तो होता सॉलिड है, बट उसके अंदर थोड़ी थोड़ी गैस होती है उनके पोर्स के अंदर, है ना। तो जब हम बहुत सारे सॉलिड के अंदर थोड़ी सी गैस डालते हैं तो क्या होता है? एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्ज। अगला देखते हैं। अगर मैं बहुत सारे सॉलिड के अंदर क्या डालूं? बहुत सारे सॉलिड के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डालूं, बहुत सारे सॉलिड के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डालूं, जैसे कि हमारा बटर, चीज, है ना। बटर क्या होता है? बहुत सारे लिक्विड, क्या बहुत सारे सॉलिड के अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, बटर, चीज वगैरह, उसका एग्जांपल है। इसको हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेल। आगे बढ़ता है, सॉलिड और सॉलिड। अरे सॉलिड और सॉलिड तो कुछ नहीं होता, वो तो हमारा सॉलिड सोल कहलाता है। कुछ भी बोल लो, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिला लोगे, जैसे पत्थर अलग अलग होते हैं, है ना, दो पत्थर मिल जाते हैं सॉलिड सॉलिड, दो मेटल मिल जाते हैं साथ में, तो बहुत सारे होते हैं, वो तो अलग अलग चीजें, है ना। तो इसमें हम एग्जांपल है जेमस्टोन, बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेबल इंपॉर्टेंट थी, मुझे पता है ये याद करने मुश्किल है, बट कभी भी क्वेश्चन है, जैसे इमेजिन करो, अब तुम खुद मुझे बताना, अब क्वेश्चन आ गया रबड़, रबड़ नहीं, मान लो स्पॉन्ज आ गया, स्पॉन्ज का डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, तुम कैसे सोचोगे? स्पॉन्ज में सबसे ज्यादा क्या है? स्पॉन्ज में है बहुत सारा सॉलिड, सॉलिड के बीच में गैसेस भरी हुई हैं, यानी डिस्पर्स्ड फेस है गैस, डिस्पर्स्ड मीडियम है सॉलिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं मिट्टी का। अब आगे मड, मड कीचड़, कीचड़ में तुम देखोगे कि यार कीचड़ में लिक्विड है बहुत सारा और थोड़े छोटे 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 सॉलिड है, यानी डिस्पर्स्ड मीडियम है लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेस है सॉलिड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और तुम करके आओगे क्योंकि तुमने हमसे पढ़ रखा है। चलो बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा पेपर के अंदर, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना है अपन को। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। देखना बेटा, सस्पेंशन क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सवाल भी आ जाता है, ध्यान से समझना। पता है चैप्टर पहले बहुत बड़ा था, बट उसके बाद क्या हुआ, इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट कर दिया, जो सेपरेशन वाले प्रोसेसेस थे वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं आज के समय पर। सस्पेंशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनस के तीन टाइप, याद कर याद कर, तीन टाइप कौन कौन से थे भैया? कौन कौन से थे भैया? एक टाइप था उसके अंदर हमारा, जिसके अंदर हम क्या करते थे? सॉल्यूशन, होमोजीनस का सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस के दो टाइप, जिसमें भैया हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा सबसे पहले कोलाइडल, और भैया एक बचा था सस्पेंशन, जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे। आपने एग्जांपल दिया था मिट्टी को मिला दिया पानी में, हाँ पकड़ गया यार, तू तो यार स्मार्ट हो गया, मेरे साथ रह रहे के स्मार्ट हो रहा है तू, हाँ बहुत बढ़िया। सस्पेंशन देख, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium, यानी ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल मिलते ही नहीं है। अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूं, ये देखो, ये मिट्टी तब से मैंने रखी हुई थी, और ये मिट्टी अगर मैं आपको पास आकर दिखाऊं तो अब अगर आप देखोगे तो ये देखो मिट्टी जो है ये नीचे ऐसे जम चुकी है, देखो ये दिख रहा है, अब दिख पाया? ये देख पाओ, अब देखो मिट्टी कैसे है, मिट्टी पूरी जम चुकी है। तो यानी जो मिट्टी होती है वो क्या है? एक प्रकार का सस्पेंशन है, देख पा रहे हो? ये क्या है? एक प्रकार का सस्पेंशन है। क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स मिले ही नहीं, इसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिले ही नहीं, तो वो मेरा कहलाता है सस्पेंशन, ठीक है। डेफिनेशन वापस से पढ़ लो, जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंडेड यानी नीचे बैठ जाते हैं, वही रहते हैं, जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी के, समझ गए? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन बता दो, कम चांस आने की बट आ जाता है। पहली चीज, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये बात हम सबको पता है। अगली चीज, पार्टिकल आर विजिबल बाय नेक्ड आइज, यानी एक तो नेक्ड आइज क्या होता है? आंखें तो नेक्ड ही है,
आंखों पे कौन सा हम कुछ पहना के रखते हैं? नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है बेटा? बिना माइक्रोस्कोप के। अगर हम नॉर्मल आंखों से देखें, बिना माइक्रोस्कोप के भी देखें, तो भी हमें पार्टिकल दिख जाएंगे। अगला देखते हैं, स्केटर्स लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बेटा। पार्टिकल सेटल ओवर टाइम मेकिंग इट अनस्टेबल, पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, बहुत सही। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अगर मैं पानी को फिल्टर कर लूं सेपरेट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है डज नॉट स्कैटर लाइट, अब वापस से स्कैटर का आ गया, डज नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल्स। अब आ गया ये एक और पॉइंट। अब सवाल आ रहा है भैया स्कैटर क्या है ये तो बता दो यार आप, आधी अधूरी चीज। आधी अधूरी नहीं, सब बताऊंगा, धैर्य रखेगा, सब बताऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा ना डंके की चोट पे बोल सकता हूं, जो पढ़ाता हूं ना वो पेपर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि रिसर्च लगती है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है क्या आता है। अब सुन ले मेरी बात, स्कैटरिंग क्या होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। स्कैटरिंग होती है लाइट का फैल जाना। इमेजिन करो, इमेजिन करो, देखो मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी ट्राई करूंगा करने का, ट्राई करता हूं आपको समझाने का। ये देखो मान लो पानी का ग्लास है, कांच का ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने पार्टिकल्स डाले, किसके पार्टिकल्स डाले? कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। जो ट्रू सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन है, वो तो मिल जाते हैं उसके पार्टिकल्स तो, बट इन दोनों के नहीं मिलते। तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे। अब मान लो एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, अब लाइट आई, लाइट सीधी सीधी आ रही थी, अब उसको रास्ते में गुंडे मिल गए पार्टिकल। तो जब गुंडे मिलते हैं तो क्या होता है? मैं इधर चली, मैं उधर चली, है ना, लाइट इधर उधर भागती है। तो यानी लाइट क्या होगी? लाइट थोड़ी फैल जाएगी, लाइट ऐसे फैल जाती है, लाइट ऐसे फैल जाती है, लाइट ऐसे फैल जाती है, और लाइट फिर उसके बाद बाहर आ जाती है। तो यानी ये जो लाइट फैल रही है ना, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेसिकली लाइट का फैल जाना ड्यू टू पार्टिकल्स। क्योंकि लाइट आ रही थी, अब उसको पार्टिकल मिल गए यार, है ना। जब वो नॉर्मल सोल्यूशन से आ रही थी, मान लो चीनी वाला पानी है, तब कुछ नहीं हुआ लाइट को, तब लाइट हंसी खुशी आई, लाइट ने बोला अरे यार मजा आ गया जीवन में, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मैं तो आराम से आ गई। बट जैसे ही मिट्टी वाला पानी आया, लाइट को दिक्कत आ गई, लाइट को भैया दिक्कत आ गई, है ना, लाइट स्कैटर हो गई। लाइट क्या हो गई? स्कैटर हो गई। तो आई होप आपको स्कैटरिंग वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। अब ये स्कैटरिंग का मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक इफेक्ट होता है जो कि होता है टिंडल इफेक्ट, और बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। भैया टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझाऊंगा। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन पास्ड, और पता है कोलाइडल के पास ऐड कर लो सस्पेंशन से भी होते हैं, है ना। जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, जो सस्पेंशन वाला जो सॉल्यूशन है उससे भी होता है टिंडल इफेक्ट। फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन व्हेन पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी क्या है टिंडल इफेक्ट? भैया कुछ समझ नहीं आया भैया, ऐसे क्या है सिर के ऊपर से, थोड़ा आसान, अरे अपन है टेंशन नॉट। सुन देख, जब मान लो एक ग्लास है, उसमें से मैंने लाइट को पास करा, जब मैंने उस ग्लास में से लाइट को पास करा तो लाइट यार उसमें पानी है, उसमें सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, चीनी का सोल्यूशन है, तो लाइट सीधी पास हो गई। बट जब उसमें कोलाइडल सोल्यूशन है या फिर उसमें सस्पेंशन है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सोल्यूशन है जिनके पार्टिकल बड़े हैं, तो जब मैं उसको पास करूंगा ना पानी में से, तो पता है क्या होगा? जो लाइट है ना उसका पाथ दिखेगा, लाइट का पाथ दिखेगा। जैसे कि अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो इसको देखना, ये है ट्रू सोल्यूशन, इसमें से आप देखो तो पाथ नहीं दिख रहा, लाइट बस बाहर निकल गई। इसमें से देखो हल्का 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 क्या दिख रहा है? पाथ दिख रहा है। और सस्पेंशन में से तो और ज्यादा दिख रहा है, सस्पेंशन में से तो और ज्यादा क्लियर पाथ दिख रहा है। तो यानी टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, टिंडल इफेक्ट यही है कि जब एक लाइट ट्रेवल करती है, लाइट स्कैटर होती है, और लाइट स्कैटर होती है तो वो अपने पाथ, उसका पाथ दिख जाता है, उसका रास्ता दिख जाता है, हमें ये पता चल जाता है अच्छा लाइट यहां से जा रही है, बस उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। तो वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ो और समझ में आ जाएगा। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल व्हेन पास थ्रू आउट कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी स्कैटर हो गई, लाइट स्कैटर हो गई जब वो पास कर रही थी और उसका पाथ हमें दिख गया, जिस रास्ते से जा रही थी हमें वो पता चल गया, तो उसको हमने नाम दिया क्या? उसको हमने नाम दिया बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। आया समझ? चमका क्या? बताओ यार। अब एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या हम आज यहां पर करवा सकते हैं। बट उसके लिए मुझे बत्तियां बुझानी पड़ेंगी, और बत्तियां बुझाने से बस मुझे ये डर है, ये डर है, ये देखो ये अब इसमें मिट्टी नीचे सेटल हो रखी है, ठीक है। अब बत्तियां तो मैं बुझा दूं बट मुझे डर इस बात का है, एक मिनट देना, एक मिनट दो बस। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो। अब देखो इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं। अच्छा एक मिनट में ट्राई करता हूं, लाइट बुझाने का ट्राई करता हूं, उससे आपको और क्लियरली समझ आएगा। एक मिनट देना, एक मिनट देना, बहुत बढ़िया बेटा। अब आओ,
ओहो क्या बात है भाई, पूरा फील आ रहा है बेटा, क्या बात है। अब देखो अगर पार्टिकल की अगर आप देखोगे तो देखो छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या बेटा, जल्दी बताओ, है ना, दिख रहे हैं छोटे छोटे। अब देखो अगर मैं इसको मिलाऊं तो और पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। अगर मैं इसको मिलाऊं, ओ भाई अंधेरे में क्या हो रहा है, अभी अगर मैं इसको मिलाऊं तो और छोटे पार्टिकल दिखेंगे। आओ और फील लेते हैं बेटा, ये देखो, अब ये देखो, दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का सस्पेंशन है। अब हम इस पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं, अब हम इन पार्टिकल्स को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो यानी देख पा रहे हो लाइट कैसे पास हो रही है, लाइट इसके अंदर से बेटा पास हो रही है ना। और अगर ये सोल्यूशन, अब मैं लाइट जला लूं, एक मिनट लाइट जला लूं, बहुत बढ़िया। तो अगर ये सोल्यूशन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता तो लाइट हमें इसमें से पास होती हुई दिखती नहीं, इसमें से लाइट हमें पास होती हुई दिखती नहीं। ठीक है, समझ पाए कि हमने क्या ट्राई करने की कोशिश करी है लाइट बंद करके, कि जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, उसमें से पाथ दिखता है ना। अभी तो एक्सपेरिमेंट का हमारे पास सेटअप नहीं है तो आपको और क्लियरली दिख जाता, बट ठीक है ना, सस्ते सेटअप में काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो विजिबल होता है, बाकी में नहीं होता, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आप भी ट्राई करना अपने घर में, अपने दोस्तों को भी बताना ताकि वो भी ट्राई करें। चलो अब लास्ट में एक बार चेंजेस देख लेते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, डिफरेंसेस क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या अलग अलग हैं। तो देखो फटाफट से, सबसे पहले आता है आपका सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, निन्ने मुन्ने पार्टिकल हैं, यहां पर बड़े हैं और यहां पर और बड़े हैं, सस्पेंशन में बहुत बड़े हैं बेटा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर सॉल्यूशंस में कोई स्कैटरिंग नहीं होती, कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता। यहां पर स्कैटरिंग होती है, टिंडल इफेक्ट होता है, यहां पर स्कैटरिंग होती है, टिंडल इफेक्ट होता है। ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। और ये इसके अंदर पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखते, चीनी को पानी में घोलोगे तो नहीं मिलेगी। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग दिखते हैं बट इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। दूध को पानी में मिलाया तो सेपरेट नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। मिट्टी पानी अलग से सेपरेट कर लो। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम टॉप 5 क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या लगता है भाई, क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, बताओ भाई क्या होता है। मैं बता देता हूं, देखो फिजिकल चेंज कुछ नहीं है, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। यानी पानी था, फ्रीजर में रखा, बर्फ बन गया, शेप बदल गई, साइज बदल गया, स्टेट बदल गया, पहले लिक्विड था अब सॉलिड बन गया। उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि पानी तो पानी है ना। अरे भाई एक बात बता यार, मेरा H2O है, उसको मैंने जमा दिया तो भी तो H2O ही है ना। अगर वो H2O की जगह H5O बन जाता तब कुछ बात थी, तब मैं मान लेता कि भाई क्या है, केमिकल चेंज है। बट फिजिकल चेंज वो चेंजेस जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, जैसे कि स्टेट और उसके अलावा शेप साइज वगैरह बदल रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, जहां पर भैया प्रॉपर्टी बदल जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मान ले तू बोले पेपर को जला दे, पेपर को जला दो, अब पेपर जल गया है ना। तो पहले पेपर अलग था, अब पेपर जल चुका है, अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल चुकी है। वो क्या है, वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। ठीक है, अब भाई तुमने पानी को जमाया था, तो पानी को वापस से जमाए हुए बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, मतलब इसको रिवर्स कर सकते हो। बट तुमने पेपर को जलाया, तुमने जला दिया और उसके बाद अब वो राख में बदल चुका है, ऐश में बदल चुका है। अब क्या तुम उस ऐश से पेपर वापस बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो यानी फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं। अक्षय कुमार वाला मीम था ना, ऐसे रिवर्स किया जा सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज नहीं होता भाई। ये चेंज इसको नहीं कर सकते यार रिवर्स, क्या करें। तो ये बस कुछ डिफरेंसेस हैं, पढ़ लो एक बार। चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट यहां पर बनता है, बिल्कुल बनता है। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर देयर आइडेंटिटी। पानी का जो नेचर था, पानी बर्फ बनने के बाद भी वही नेचर दिखाएगा, गैस बनने के बाद भी वही दिखाएगा। पानी पानी है, पानी दोगला नहीं है तुम्हारे दोस्त की तरह बेटा, पानी नहीं बदलता। बट तुम्हारे दोगले दोस्त है केमिकल चेंजेस की तरह, जो कि प्रॉपर्टीज अपनी बदल लेते हैं, प्रॉपर्टीज एकदम अलग कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस कैन टिपिकली बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स की जा सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये नॉन रिवर्सिबल है, वापस नहीं होंगी, है ना। बोला जाता है ना सच्चा प्यार वापस नहीं होता, वो भी क्या है, एक प्रकार का नॉन रिवर्सिबल। अगला देखते हैं, चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज, शेप ऑफ द सब्सटेंस आर एग्जांपल तो आपको पता ही है दोनों के, मैंने आपको दे दिए। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसके अलावा चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर,
रस्टिंग देखिए तुमने, रस्टिंग, रस्टिंग वो रस्ट लग जाती है, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, तो उसके बाद मतलब उसके ऊपर ऐसा ब्राउन कलर का आ जाता है। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट देना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज सारी चीजों का फिजिकल इंतजाम रख रखा है मैंने तुम्हारे लिए। देखो ये देख पा रहे हो, अब डरना मत ये देख के, बट ठीक है, ये देख पा रहे हो उसके ऊपर रस्टिंग वस्टिंग लग गई है, ये ब्राउन कलर का देख रहे हो, देख पा रहे हो, देखो ये ब्राउन कलर का, अगर आपको दिख रहा हो तो, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है, हाँ, बट ये ब्राउन कलर जो है ये एक प्रकार की रस्टिंग है, ठीक है। तो रस्टिंग जो है, जो रस्टिंग जो है वो क्या है, वो एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये हमारा एकदम क्लियर हो गया। चलो फटाफट से अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ये चैप्टर आपका यहां पर समाप्त होता है। पहला सवाल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर मैं कैंडल को बर्न करूं, क्या लगता है, फिजिकल होगा केमिकल होगा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, मैं बताऊं। कैंडल जब बर्न होती है ना तो कंबशन होता है, तो वो तो केमिकल चेंज है, बट कैंडल का जब वैक्स पिघलता है ना, ऐसे कैंडल का वैक्स पिघलता है ना, मेल्टिंग होती है ना, मेल्टिंग, तो वो होता है आपका फिजिकल चेंज, और ये जो जल रहा है ये होता है आपका केमिकल चेंज। यानी जब जलती है कोई चीज तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज। बट जो आपका जो वैक्स है वो पिघल रहा है, गर्म होकर वो पिघल रहा है, वो पिघल रहा है, बट वो अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं बदल रहा ना। वैक्स तो वैक्स ही है ना, मोमबत्ती पिघलने के बाद भी पिघल जाती है, बट रहती तो मोमबत्ती है ना। तो यानी फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट बढ़ रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं बेटा। जब एक प्लांट बढ़ता है ना तो क्या प्लांट बड़ा और क्या प्लांट वापस से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मतलब इरिवर्सिबल है। और जब भी इरिवर्सिबल हो तो याद रखना ये होगा अपना केमिकल चेंज। तो ऐसे ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी ऐसे सवाल आए ना तो तुम वो देख लेना कौन सी चीज इरिवर्सिबल है, कौन सी चीज को वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपकी होगी क्या, वापस से जो कन्वर्ट की जा सकती है वो फिजिकल, जो नहीं की जा सकती वो केमिकल। चलो रस्टिंग ऑफ आयरन बता ही दिया, केमिकल। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग इनटू सैंड, आयरन की नेल्स को अगर मैं मिट्टी में मिला दूं, ये कौन सा केमिकल चेंज है, ढूंढ लूंगा और निकाल लूंगा, तो ये तो अपना क्या है, फिजिकल चेंज। आगे देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन जाता है। मान लो तुम्हारी मम्मी ने बैंगन की सब्जी बना दी, क्या वापस से बैंगन आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, तो ये भी एक टाइप का क्या है, रिएक्शन हो जाती है, केमिकल चेंज ही माना जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है आपका फिजिकल चेंज, पानी को जमाना। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। बहुत बढ़िया यार, तुम क्या बात है यार, तुम बहुत होशियार हो गए हो। चलो भाई टॉप 5 क्वेश्चन किए जाएं फटाफट से, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े धुआंधार क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बताओ। पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन कौन दिखाएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कौन कौन दिखाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन तो ट्रू सोल्यूशन होता है, नहीं। मिल्क दिखाएगा, हाँ कोलाइडल, बहुत बढ़िया बेटा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि पूरा मिल जाता है पानी के अंदर, और जब भी कोई चीज पूरी मिल जाती है तो ये नहीं दिखाती। स्टार्च सोल्यूशन होता है जो कि जिसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करता है, स्कैटरिंग कर देता है लाइट की, और ये भी दिखाता है। तो ये बी और सी, बी और डी इसका आंसर होगा, ठीक है, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा सा यार क्या है ना, तुम थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और पढ़ने की तरफ थोड़ा हल्का फुल्का सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और ये बहुत रियलिटी के साथ बता रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स जीवन में क्या करते थे, तुम क्या कर रहे हो, बट अगर तुम्हें अपनी जनरेशन को बदलना है ना, अगर तुम किसी गरीब घर से आते हो, अगर तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, और तुम्हें अगर अपनी जनरेशन को बदलना है ना, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान मेहनत कर लेता है ना तो पूरी जनरेशन बदल जाती है, और शायद वो इंसान तुम्हें बनना है और तुम्हें उतनी मेहनत लगानी है। आओ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, हाँ एक प्रकार का है भैया, है ना, बहुत बढ़िया, ये सही है। प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, नहीं भाई मिक्सचर तो इम्प्योर होता है, कैसी बात कर रहा है यार। आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, क्या उनका कंपोजिशन सेम रहता है, एक जैसे होते हैं, बोलो यार क्या एक जैसे होते हैं, यस दे आर सेम। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड फ्रॉम ऑल एलिमेंट अदर देन निकल, नहीं नहीं, अलग अलग हम नहीं कर सकते, है ना, निकल भी एक टाइप का क्या है, एलिमेंट ही है, निकल भी एक टाइप का मेटल ही है, तो निकल भी प्योर सब्सटेंस होता है, तो ये भी गलत है। यानी अपना आ जाता है 1 और 3, 1 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये पेपर में आ जाएगा तेरे, फिर तू ढूंढेगा कि एक सर ने कराया तो था, याद नहीं आ रहा। चल आगे देख, 2 substances A and B were made to react to form थर्ड कंपाउंड A2B, दो चीजों को लाया, केमिकली कंबाइन करा और एक नया चीज बनाई A2B, तो ये A2B क्या होगा,
ए टू बी क्या होगा, ए टू बी एक कंपाउंड होगा, याद रखेंगे ए टू बी क्या होगा, कंपाउंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है बताओ। द प्रोडक्ट ए टू बी शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी, नहीं ये इनकरेक्ट है भाई, ये इनकरेक्ट है, कंपाउंड है, तो पिट जाएगा, ये गलत बताएगा तू, अभी तो पढ़ाया भाई, बहुत मारोगे, अभी तुमने देखा डंबल, डंबल देखा, वो रॉड देखी, मैं घर आके मारता हूं। सुन लो क्या बताया मैंने अभी कि भाई जब एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, H2O2 पानी, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, बात सही है, कंपाउंड जब बनता है फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, अरे भाई यार कैसे क्लासिफाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड ही तो है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, और हमें आंसर में इनकरेक्ट ही ढूंढना है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, अरे नहीं भाई ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी सही है, यानी ए सी डी तीन ऑप्शंस इसके इनकरेक्ट हैं। ठीक है बेटा, डन डन। चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ, जो कि है क्लासिफाई ब्रास एंड डायमंड एज एलिमेंट और मिक्सचर। बहुत प्यारा सवाल है। देखो ब्रास क्या होता है, ब्रास मैंने आपको बताया ये होता था अलॉय, और अलॉय क्या होता था बेटा, याद कर, भैया याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अलॉय होता था मिक्सचर, बताया था, रीजन भी बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया मिक्सचर, और याद रखना डायमंड इज अ एलिमेंट, डायमंड एक एलिमेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, डायमंड इज अ एलिमेंट। ठीक है बेटा, डायमंड हमारा एलिमेंट होता है। बहुत बढ़िया, इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, और जोश आई होप आपका हाई रहा हो, चीजें समझ आई हूं, प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत ट्राई करी थी, मजा आया था तुम्हारे साथ, ऐसे हम तो फील ले लेके पढ़ाते हैं, आपके सीनियर को पढ़ा रहे हैं, अब आपको भी पढ़ा रहे हैं, आगे आपको और पढ़ाएंगे। और अगर आपको लेक्चर सच में बेनिफिशियल लगा, मदद हुई, समझ आया, मैं क्या चाहता हूं आपसे, बस मैं एक चीज चाहता हूं, जो कि इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो, मजा आया पढ़ के, तो एक स्टोरी लगाते हो ना तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपके डीएम्स तो क्या होता है, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं, डीएम शायद मैं देख ना पाऊं, बट स्टोरी डलती है तो मैं देख लेता हूं, क्योंकि टैग्स पे आ जाता है, तो मैं देख लेता हूं, तो वो देख के बहुत खुशी होती है कि बच्चों की मदद हो पा रही है, और आगे भी ऐसी मदद करते रहेंगे। अब तुम्हें यह बताना है कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अगला चाहिए, और एक चीज मैं बता रहा हूं कि यार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम कर लो लाइफ के अंदर, क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये डिस्ट्रैक्शन ना धीरे 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 कहीं ना कहीं तुम्हें खत्म कर देगा। थोड़ा फोकस हो जाओ, जिंदगी में क्या करना है, क्या उखाड़ना है, उसके पीछे भागो, और ऐसा भागो कि कोई रोक ना पाए, इतना तेज भागो, ठीक है, और तुम कर लोगे, खुद पे विश्वास रखो, है ना, मुझे विश्वास है यार तू कर लेगा भाई, बहन तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम में है जुनून यार, कर जाओगे तुम, है ना, मैं तुम्हारा भैया हूं, है ना, आज मैं यहां पर खड़ा हूं अपनी मेहनत पे, तुम भी शायद कल मेरे से भी ऊपर पे हो, मैं तो ये चाहता हूं यार, मैं तो ये चाहता हूं तुम सब मुझसे ऊपर जाओ और कुछ अच्छा करो इस देश के लिए। ऑन दिस नोट, टेक केयर एवरीवन, और आज के सेशन को एंड करते हैं, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगला लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, बाय।